सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह कक्षा 11 की पुस्तक है और कक्षा 11 की पुस्तक में शेखर जोशी की एक रचना है जिसका नाम है गलता लोहा। शेखर जोशी की जो ये रचना है गलता लोहा, ये एक कहानी है। इस कहानी पर आज हम बात करने वाले हैं। गलता लोहा नाम से ही पता चल रहा है कि लोहे की यहां पर बात की जाएगी या लोहार की बात की जाएगी या कुछ लोहे से संबंधित बातें होगी। तो गलता लोहा जो कि एक प्रकरण है आज का हमारा। शेखर जोशी का परिचय हम पढ़ चुके हैं। गलता लोहा जो कहानी है उसमें लेखक कहना क्या चाहता है, मूल उद्देश्य क्या है। देखो, इस कहानी में एक लड़का है मोहन जो बहुत ही मेधावी और विचारशील बताया गया है। कहने का मतलब है इंटेलिजेंट लड़का है। वह उच्च कुलीन व निर्धन है। उच्च कुल में पैदा हुआ है, पुरोहित ब्राह्मणों के कुल में पैदा हुआ है, परंतु वह निर्धन है और वह अपने कुल का धंधा न करके, वह पुरोहितों का काम न करके जातीय अभिमान व सामाजिक निषेधों को त्याग कर, जातीय अभिमान होते हैं कि फलानी जाति का तो वही काम होना चाहिए, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, उस अभिमान को त्याग कर वह लोहार का काम करना पसंद करता है। इसमें यह बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस कहानी के पात्र मुख्यतः कौन है। देखो, मुख्य अगर इस कहानी के पात्रों की बात करें तो दो हैं, एक मोहन और एक धनराम लोहार। ये दोनों क्या है, बचपन के साथी हैं, दोनों मित्र हैं और इन दोनों मित्रों का जो गुरु है, मास्टर है, वह कौन है, त्रिलोक सिंह। ठीक है। मोहन के पिता का नाम है वंशीधर पुरोहित और धनराम लोहार के पिता का नाम है गंगाराम लोहार। गंगाराम लोहार के मर जाने के बाद धनराम लोहार ही उसकी गद्दी पर बैठ जाता है और लोहार का काम करता है। इधर वंशीधर पुरोहित जी एक सपना देखते हैं कि मेरा पुत्र बहुत ही मेधावी है, बहुत ही वैचारिक है, इंटेलिजेंट है, तो वह कभी ना कभी तो नौकरी लगेगा ही सही। परंतु मोहन के साथ ऐसी परिस्थिति घटित हो जाती है जिसकी वजह से वह नौकरी नहीं लग पाता है और वंशीधर को दुखों का सामना करना पड़ता है। इनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है रमेश। ये वंशीधर पुरोहित का बिरादरी का ही है रमेश, जो बाहर विदेश में रहता है और शहर में रहता है और वंशीधर के पुत्र मोहन को पढ़ाने के लिए अपने साथ ले जाता है। इसके साथ पढ़ाने ले जाने के साथ साथ ही वहां पर क्या इसके साथ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से इसकी नौकरी नहीं लग पाती है। अब उस कहानी का सार हम बाय एक करके एक पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात होती है मोहन का धनराम के पास जाना। देखो, इसमें क्या घटित होता है, जो हमारे वंशीधर पुरोहित है वह बुजुर्ग अवस्था में हो जाते हैं, उनसे कोई कामकाज नहीं होता है, वह किसी कार्य को करने में इस तरह से श्रेष्ठ नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करते थे। कहने का मतलब यहां पर हम शुरुआत करते हैं मोहन का धनराम के पास जाना। धनराम कौन है, मोहन का मित्र है। देखो, शुरुआती होती है, मोहन के पिता वंशीधर पुरोहित पुरोहिताई का कार्य करते हैं, परंतु अत्यधिक वृद्ध हो जाने से उनके शरीर ने अब उनका साथ छोड़ दिया है। अब वे कठिन श्रम और व्रत उपवास भी नहीं कर पाते हैं। अपने पिता की स्थिति को समझकर उनके द्वारा कहे गए कथन का आशय निकालकर मोहन खेती का कुछ काम करने की लालसा से हसुआ की धार लगाने के लिए अपने सहपाठी धनराम लोहार के यहां पर चला जाता है। कहने का मतलब वंशीधर से अब कार्य होता नहीं है और अपने पिता की बात मानकर ही मोहन को समझ में आ जाता है कि खेतीबाड़ी का कुछ काम करना है। तो हसिया जिसे हम फसल वगैरह काटते हैं उसको बोलते हैं हसिया, उसके धार खत्म हो गई तो धार लगवाने के लिए वह कहां चला जाता है, अपने मित्र धनराम लोहार के पास। स्कूल जीवन की बातें। अब वह धनराम लोहार को देखता है, वह सामने खड़ा होकर अपने मित्र को देखता है, वह काम करता रहता है, एक हाथ से तो साइकिल चलाता है, एक हाथ से वह क्या करता है, लोहे में इधर उधर कुछ करता रहता है, अंगारों में। अब वह उसके पास जाता है, जैसे तैसे जाकर उससे पूछता है, मास्टर त्रिलोक सिंह तो मर गया होगा। दोनों ही हंसने लग जाते हैं। मोहन धनराम के पास जाकर एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों अपने स्कूल के शिक्षक
त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे दोनों हंसते हुए पिछली बातों को याद करने लगते हैं और शिक्षक त्रिलोक सिंह द्वारा मोहन से प्यार करना, उसे मॉनिटर बनाना, धनराम का गणित में कमजोर होना, मास्टर जी की पिटाई खाना आदि बातें याद आती है। देखो, मास्टर त्रिलोक सिंह की बातें उनको याद आती है कि गोपाल सिंह जी के यहाँ पर चाय पीकर वह स्कूल आते हैं। जो ही स्कूल में घुसते हैं, त्रिलोक सिंह की बातें दोनों आपस में कर रहे हैं कि जो ही त्रिलोक सिंह जी स्कूल में घुसते थे तो धमाधम लग जाते थे। कहने का मतलब जो भी बच्चा उन्हें शैतानी करता हुआ दिखाई देता था और उसकी पिटाई करने लग जाते थे। परंतु पूरी स्कूल का मॉनिटर बना रखा था त्रिलोक सिंह ने। किसको? मोहन को। जब वह कक्षा में पढ़ाया करते थे, सभी बच्चों को पूछा करते थे और किसी को कुछ भी नहीं आता था तो उन्हें पता था कि अंतिम प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मोहन ही देगा। और वह उत्तर भी दिया करता था और उसकी बात का पूरी कक्षा में, पूरी स्कूल में वह कहा भी करते थे कि एक दिन जाकर ये बहुत बड़ी नौकरी लगेगा। और सभी बच्चे इस बात को मानते भी थे। परंतु इन्हीं का एक सहपाठी था धनराम, जो गणित में बहुत कमजोर था। जो ही उसको प्रश्न हल करने के लिए कहा जाता था वह नहीं कर पाता था और उसकी पिटाई होती थी। इसी तरह एक बार धनराम के साथ क्या होता है, धनराम को मास्टर जी कहते हैं कि 13 का पहाड़ा सुना। 12 तक तो जैसे तैसे उसने याद कर लिया, परंतु 13 का पहाड़ा उसे याद नहीं हुआ। उसकी छड़ी से जांघों पर मारते हैं और जो ही छड़ी से मारा करते हैं तो वह छड़ी टूट जाती है और उसको फिर भेजते हैं कि जा मोटी छड़ी लेके आ, अच्छी छड़ी लेके आ और बढ़िया लेके आ, मैं बताता हूं तेरे को कि 13 का पहाड़ा किस तरह से याद किया जाता है। यह होती है उनके बीच में बातें। अब देखो, धनराम लोहार बनना किस तरह से, जब उसको गणित की कुछ काम नहीं होता है तो धनराम गणित में कमजोर था। एक दिन मास्टर त्रिलोक सिंह ने 13 का पहाड़ा सुन लिया, धनराम को वह आया नहीं तो मास्टर ने उसे एक लाइन बोली, कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, विद्या का ताप नहीं लगेगा। और अपने थैले में से 10, 5, 7 जितनी भी वो क्या नाम होते हैं धार लगाने के लिए हंसुली दी जाती है, वह उसको दे देते हैं कि जा इसके धार लगा, तेरे से पड़ा वड़ा नहीं जाता है। यह कहकर उन्होंने धनराम को 5-6 दरातियां, जिसे बोलते हैं दांतली बोलते हैं ना, वही बात है, दरातियां धार लगाने को दे दी। उसी दिन से धनराम अपने पिता गंगाराम के साथ लोहागिरी का काम सीखने लग गया। काम सीखने के बाद पिता के निधन हो गया और निधन होते ही गंगाराम लोहार की गद्दी पर कौन बैठ गया? धनराम लोहार। अगला काम क्या है? मोहन का संघर्षमय जीवन। इधर हम चलते हैं वापस मोहन की तरफ। वो तो स्कूल छोड़ दिया। मोहन का जीवन अच्छा था, मेधावी छात्र था, क्रमनिष्ठ छात्र था। वह जैसे तैसे करके उसको क्या मिल गई? स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप मिलने के कारण अब उसे गांव से 4 मील दूर जाकर पढ़ाई करनी थी। जैसे तैसे वंशीधर जी ने उनका एडमिशन करवा दिया, परंतु एक समस्या थी कि 2 मील की तो वह नदी पार करनी पड़ती थी और 2 मील का रास्ता बहुत कठिन था। तो वंशीधर जी ने अपने मिलने वाले के यहीं उसका रहने का प्रबंध कर दिया और कभी कभी मोहन छुट्टी होती थी तो वह आ जाता था। एक दिन वह मोहन आ रहा था, बरसात का मौसम था, धीरे धीरे वह नदी को पार कर रहे थे, परंतु अचानक तेज बरसात के उत्तर से तेज बरसात हुई और उसके तेज बहाव के कारण नदी का पानी बढ़ गया। जैसे तैसे करके किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने नदी को पार कर लिया, वरना उस दिन वह वहीं मर जाता। अब देखो उसके साथ क्या होता है। प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद मोहन का संघर्षमय जीवन प्रारंभ हुआ। छात्रवृत्ति मिल जाने के कारण वह गांव से रोजाना 4-5 मील दूर जाता था। स्कूल जाने के लिए उसे नदी से गुजरना पड़ता था। एक बार जब नदी पार कर रहा था तो एकाएक नदी का पानी चढ़ गया। जैसे तैसे वह पहुंच गया और परंतु उस दिन से उसने स्कूल नहीं गया। अब देखो अगला है मोहन का लखनऊ जाना। उन्हीं दिनों क्या होता है, वंशीधर पुरोहित का जो बिरादरी का आदमी है रमेश, वह उनके घर आता है। रमेश आता है छुट्टियों में गांव। वृद्ध पिता ने उसके सामने मोहन की पढ़ाई को लेकर चिंता की। रमेश की सहानुभूति देखकर वह मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज देता है। रमेश ने लखनऊ ले जाकर उसे अपने ही घर पे रख लिया और भेजने के साथ साथ ही, स्कूल भेजने के साथ साथ ही वह घर का काम भी करवाने लगा। तो कहने का मतलब
वह उसे अपने घर पर रख लिया मोहन को, रमेश, तो उसकी यह स्थिति हो गई थी, वह नौकर की तरह रहने लगा। एक तो उसकी मां और एक उसकी भाभी। कहने का मतलब क्या है, उस घर में दो औरतें ऐसी थी, भाभी थी और क्या थी, चाची थी, जो भी थी, उनका भी काम करता, और उसके साथ ऐसी परिस्थिति हो गई कि आसपास के गांव वाले जो चाचियां भाभियां वह भी थी ना, वह कभी उससे आलू मंगवाती, कभी दूध मंगवाती, कभी क्या मंगवाती, तो उसकी जिंदगी उसी में हो गई। इस बात से रमेश भी प्रसन्न हो गया कि ये अपना घर का काम भी करता है। तकनीकी शिक्षा व बेरोजगारी। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। 1.5-2 साल बाद वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अर्थात नौकरी की तलाश में फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। लेकिन स्थिति उसके विपरीत हो गई। वह घर लौटा तो वास्तविकता का पता चलते ही पिता को बहुत दुख हुआ। नौकरियां मिली नहीं। जब वह घर लौटा, जैसे तैसे करके उसको छुट्टी मिली और वह घर पहुंचा तो पिता को पता चला कि मेरा बेटा नौकरी लगकर नहीं आया है, तो पिता बहुत दुखी हो गया। मोहन द्वारा लोहे को मोड़ना। अब देखो आगे क्या होता है। तो उसकी नौकरी लगी नहीं, वह गांव में वापस लौटकर आ जाता है। गांव लौट आने पर मोहन धनराम से मिला। उन दोनों में बहुत सी बातें हुई। मोहन उसी के पास बैठा रहा। गांव की परंपरा के अनुसार ब्राह्मण लोग शिल्पकार टोलों के पास नहीं बैठते थे, लेकिन मोहन के गांव की परंपरा विपरीत आचरण किया। गांव में यह परंपरा थी कि लोहार के पास पुरोहित के लोग नहीं जाते हैं, परंतु वो दोनों आपस में मित्र थे, तो इस परंपरा को तोड़ते हुए वह उसके पास चला जाता है। धनराम के पास बैठकर उसे काम करते हुए देखने लगा। उस समय धनराम लोहार एक मोटी चड़के को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई देने का प्रयास कर रहा था, परंतु धनराम लोहार से वह गोलाई बैठ नहीं रही थी और देखते देखते ही वह कार्य, गोलाई का कार्य मोहन ने कर दिया। कहने का काम मतलब यह है कि जो काम धनराम लोहार को करना था वह काम किसने कर दिया, मोहन ने कर दिया। अब मोहन की संतुष्टि किस तरह से होती है। मोहन की कार्य कुशलता और फुर्ती को देखकर धनराम संकोच, आश्चर्य और धर्म संकट में पड़ गया। उसे हैरानी इस बात की हुई कि एक ब्राह्मण के बेटे ने लोहार का काम करना कैसे सीख लिया, परंतु मोहन संतुष्ट भाव से लोहे के छल्ले की गोलाई जांच रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जन की चमक और प्रशंसा का भाव था। तो कहने का मतलब इस कहानी में क्या हुआ, उच्च कुल में पैदा होने का मतलब यह नहीं है कि वह उसी बिरादरी का काम करेगा। जिस आदमी का मन जिस क्षेत्र में लग जाता है वह उसी को कर लेता है, और बड़ी प्रगाढ़ता के साथ मोहन ने भी लोहार का कार्य शुरू कर दिया। गांव की जो पुरानी परंपरा थी उसको छोड़ दिया और उसका प्रतिकार किया। यही इस कहानी का उद्देश्य था। आगे हम बात करेंगे नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।